पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौकिफ तब्दील किया है या नहीं? पीपल्स पार्टी को मैं संभालता आ रहा हूँ। आज मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। शेख रशीद साहब की अपनी पार्टी, अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं। इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर आया हूँ मखदूम साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत पराचा। मियाँ शहबाज शरीफ को बिलाखिर कराची 2 रोज़ा दौरे पर खुद आना पड़ा। MKM पाकिस्तान, नून लीग, JUI, JDA के दरमियान इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की खबरें तो बड़े अरसे से चल रही थीं। अभी इस 2 रोज़ा दौरे में, मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे में हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि क्या कोई इत्तेहाद बनता है, सीट एडजस्टमेंट होती है, क्या होता है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से अब स्क्रूटनी धड़ाधड़ हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पर बड़ा एतराज़ आ रहा है। इवन बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर एतराज़ आया और उधर से बैरिस्टर गौहर खान जो नए चेयरमैन हैं PTI के, वो तो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन अहल हैं इलेक्शन लड़ने के। लेकिन तोशा खाना वाले केस में सज़ा मुअत्तल हुई थी, ना अहली मुअत्तल नहीं हुई थी। हम इस पर भी बात करेंगे। साइफर केस पर कार्रवाई आज रुक गई। PTI ज़ाहिर है बड़ी खुश है आज, लेकिन तोशा खाना केस में ही 4 जनवरी को फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है। तो क्या लीगल मामलात में रिलीफ मिल रहा है या बानी चेयरमैन को या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को? क्योंकि जिस तरह कल मैन हैंडलिंग की गई मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की, आज तो 9 मई वाले केस में इवन उनका जिस्मानी रिमांड अदालत ने नहीं किया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया 14 दिनों के लिए। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे रूबरू हैं सरदार शहबाज खोसा साहब। आज सारा दिन वो अपने क्लाइंट्स के हवाले से अडयाला जेल में रह गए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार नादिर गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, और जनाब कैसर अहमद शेख साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हल्के की सियासत करते हैं। वो समझते हैं स्क्रूटनी के अमल को या लोगों को मिलने जुलने के हवाले से, मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से भी ख़ास तौर पर वो उनके साथ कराची में होंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। चूँकि कराची की बात है तो नादिर गबोल साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। नून लीग इत्तेहाद करेगी MKM पाकिस्तान के साथ या JDA के साथ, या सीट एडजस्टमेंट होती है तो यकीनन मुकाबला तो पीपल्स पार्टी के साथ होगा। अब आप ये फरमाइए कि इनकी सीट एडजस्टमेंट से पीपल्स पार्टी कितना कंसर्न्ड है, कितना नुकसान हो सकता है, या अदरवाइज चूंकि आप कराची में, हमें ये भी बता दें कितना फ़ायदा होगा इन दोनों पार्टियों का सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पराचा साहब, आपने मुझे पहले बात करने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी परेशान नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सीट एडजस्टमेंट से, और जरदारी साहब ने भी यही कहा था कि बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा करें। पहले भी इन्होंने किया है 2018 में, उससे पहले भी माजी में जाए तो ये करते आते रहे हैं। मगर मैं माजी हाल की तरफ आपकी तवज्जो की निगाह करना चाहूंगा। अभी माजी में इन्होंने जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उसमें भी बड़े सीट एडजस्टमेंट्स हुए थे और आपस में अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है MKM ने बाइकआउट किया था। MKM पाकिस्तान नहीं थी लोकल बॉडीज में, अब तो वो भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं ना। सिर्फ मैं MKM की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ। नून लीग हो जाए या कोई और पार्टी हो जाए, जमात इस्लामी भी कुछ जगहों पे शायद सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी कुछ हलकों में उनकी थोड़ी बहुत वोट बैंक है, TLP भी है और भी दीगर पार्टी है। तो मैं ओवरऑल आपसे फरमा रहा था कि अर्ज कर रहा था, बल्कि आप फरमाएं जी, फरमाएं आप, क्या बात है। नहीं, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। नहीं, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, कमाल है। आप तीनों मेरे लिए जाती तौर पर बड़े मोहतरम है, कमाल है।
जी, तो अगर लोकल बॉडी के इलेक्शंस की तरफ आप अपनी तवज्जो लाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से सिर्फ जीती नहीं बल्कि अपना मेयर भी उन्होंने बनाया है। और अभी जो MQM और नून लीग की भी बातें चल रही होती हैं डेली की बेसिस पे, मैं सुन रहा होता हूँ कि उनकी पता नहीं NA 240 या 240 पे भी बात नहीं बनी, फिर किसी और अगर हल्के को लेकर ये बैठ जाते हैं वहां पे भी उनकी बात नहीं बनती। तो ये आपस में पहले खुद डिसाइड कर लें कि ये संजीदा भी हैं इस तरह के। चले आपने बड़ी बात की कि ये आपस में डिसाइड कर लें। कैसर अहमद शेख साहब, मियाँ शहबाज शरीफ कराची में ये 2 रोज़ा क़याम है, क्या करेंगे? ये तो कह रहे हैं नादिर गबोल साहब के पहले आपस में तो डिसाइड करें, क्या डिसाइड करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ, ये नादिर साहब सही कह रहे हैं, हम पहले आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कराची मियाँ साहब हैं तो यहाँ पे MQM से भी मीटिंग होगी, दूसरे भी जो लाइक माइंडेड दोस्त अहबाब हैं वहाँ से भी मीटिंगें होंगी। ये सारी मीटिंग ये 2 रोज़ा दौरे में अरेंज है और इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। देखिए PMLN पॉपुलर है, पूरे मुल्क में एक पॉपुलर पार्टी है और कराची शहर जो है वो तो बड़े आप देखते हैं लर्नेड लोग यहाँ और पढ़े लिखे और समझदार और आप ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल सारे ही यही और इसी तरह हमारे यहाँ लेबर काफी हर तबके के लोग जो है ना हर खित्ते से यहाँ आए हुए हैं, हर इलाके से, हर सूबे से। तो सही कह रहे हैं गबोर साहब कि हम आपस में मशवरा करेंगे और ये मशवरा ही पॉलिटिकल पार्टियों में असल इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ पीपल पार्टी से भी हमारा थ्रू आउट मशवरा रहा है, पहले हम सब अभी मिल के थे बहुत अरसा, तो इसलिए मशवरा तो होना ही है यहाँ उनके दौरे में ना। और फैसला क्या होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? आप तो खुद कराची की सियासत को सबसे ज्यादा समझते हैं आप। नहीं, सबसे ज्यादा तो मैं नहीं समझता। वैसे मैं कराची मैंने अपनी बिजनेस पॉलिटिक्स बहुत अच्छा की है और मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 37 ईयर पहले सदर रहा। बहरहाल कराची में जो है ना तमाम पार्टियां उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी वोट बैंक है। पीपल पार्टी यहाँ की बहुत देखिए ना 15 साल सिंध में उनका रही हुकूमत रही, सूबाई हुकूमत रही और अभी जमात इस्लामी ने काफी वोट दिए बल्दियाती इलेक्शन में और PTI ने पिछले 2018 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा अक्सरियत दी। पहले यहाँ MQM थ्रू आउट 30 साल उनका कंट्रोल है, तो तमाम पार्टियां यहाँ उनका, क्योंकि एक मिनी पाकिस्तान है, 10% टोटल मुल्क की आबादी यहाँ कराची में रहती है। हमारी भी फैमिली शुरू से ही 1946 से यहाँ बिफोर पार्टीशन बिजनेस यहाँ कराची में हमारा। तो कराची में इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है और बातचीत आपस में होगी, नेगोशिएट होगा, मुख्तलिफ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की JUI उनकी बहुत अहमियत है, हर पार्टी की अहमियत है यहाँ। चलें, अच्छा है गुफ्तगू हो रही है। वैसे तो सारी सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए। खोसा साहब ये फरमाइए, पहले तो कराची के कॉन्टेक्स्ट में मसलन अली जैदी साहब थे वो चले गए, इमरान इस्माइल साहब थे वो चले गए, महमूद मौलवी साहब ने मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की सीट पर इलेक्शन जीता था वो भी चले गए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं वो सदर पाकिस्तान हैं वो भी कराची से हैं। तो ये सारे इस सिनेरियो में आपकी पार्टी PTI कराची में कहाँ नजर आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसर शेख साहब को मेरा सलाम और नादिर गबोल साहब को मेरा सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से उठाया गया, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, 2 दफा वजीर रह चुके हैं, वालिद भी उनके गवर्नर थे और बहुत दफा पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक सीनियर सियासतदान, बेशक जिस मर्जी पार्टी से हो, जिस तरीके से उनको उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तस्दीक की, इसकी मैं सख्त मजम्मत करूंगा। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जितनी भी शख्सियात के आपने नाम लिए, ये शख्सियात PTI की वजह से नोन हुई और इनका ज्यादा जो एक्सपोजर पब्लिक में हुआ वो इनकी अपनी हैसियत से बिल्कुल होगा, मगर ज्यादा बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी
एंड इट्स सिंबल इनका ये इनका ज्यादा नोन हुआ। और साहब ये पार्टी को यहाँ पहुंचाने वाले यही लोग थे ना, उनकी तो कंट्रीब्यूशन तो है, कुर्बानियां भी हैं। ये लोग थे, ये बिल्कुल लोग थे, और ये बिल्कुल लोग थे, और इनको जिस तरीके से मजबूर करके इनकी पार्टियां चेंज कराई गई उसका यकीनन इम्पैक्ट होगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई हुई है। पार्टी का अगर आपने देखा हो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके सारे कैंडिडेट्स को हर जगह रोका गया और इनके कागजात नामजदगी छीने गए, इनके प्रपोजर्स सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है, हर किस्म की इनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, फिर भी इनकी तरफ से जो लोग जिन्होंने कागजात जमा कराए उनमें कमी नहीं आई, बल्कि ये बड़े हैं, ये नंबर बड़ा है। सो इसलिए सियासत को खुला ही होना चाहिए, अवाम के लिए ही होना चाहिए, और पीटीआई के कैंडिडेट्स आपको जरूर नजर आएंगे और भरपूर नजर आएंगे। और इस चीज को ये नहीं ले लेना चाहिए कि पीटीआई शायद कराची में इट विल नॉट पुट अप अ फाइट, पीटीआई विल पुट अप अ फाइट। और अच्छा आप सरदार साहब पिंडी में भी हैं, आज आपने सारा दिन गुजारा। एक ज़िम्नन क्वेश्चन आज मेरे ज़हन में आया कि शेख रशीद अहमद ने आज ही कहा कि मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन आज ही आपके नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे थे कि अभी फैसला ही नहीं हुआ कि शेख रशीद की हमायत करनी है या नहीं करनी। तो ये इसका मतलब ना समझें फिर कि शेख रशीद की हमायत नहीं की करेगी पीटीआई। पराचा साहब, इसका मतलब वही समझें जो गौहर साहब ने कहा कि अभी उन्होंने फैसला पार्टी ने नहीं किया कि वो हिमायत कर रही है या नहीं कर रही है। इतना कह देना शेख रशीद के लिए काफी नहीं है कि अभी फैसला ही नहीं हुआ। शेख रशीद साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बहुत दफा वजीर रह चुके हुए हैं, अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं और अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जी। और जाहिर बात है कि उनकी पार्टी की निगोशिएशन पीटीआई के ओहदेदारान से और इनके जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ होना बाकी होगी, इसीलिए शायद ये पीटीआई की तरफ से कहा गया। बट बड़ी खुशाइन बात है कि शेख रशीद साहब ने अपने इलेक्शन का आगाज कर दिया है, और हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि वो अपना इलेक्शन बिल्कुल भरपूर तरीके से आगे लड़ें, और जहां पे हो सकेगा पार्टी में उनका केस हम देखेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए बातचीत करेंगे, और पार्टी भी इंशाल्लाह जो भी फैसला पार्टी के लिए बेहतर होगा वो करेगी। चले इधर रुकिएगा प्लीज नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कागजात नामजदगी आ गए, जिस तरह भी आए, ये भी शिकायत रही कि छीने गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आ गए। 28,626 कागजात नामजदगी पूरे मुल्क में आए। अब स्क्रूटनी का अमल जारी है, बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। मुश्ताक गनी के तो आज कौमी असम्बली के पेपर्स रिजेक्ट भी हो गए। ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर अहमद शेख साहब, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, ये कागजात नामजदगी जा रहे हैं, फिर उन पे एतराज़ात आ रहे हैं, तो बड़े रहनुमाओं के कागजात पर एतराज़ात आ गए। बानी चेयरमैन पीटीआई, उनके कागजात पे एतराज़ आए, बिलावल भुट्टो दरदारी साहब के कागजात पे एतराज़ आए, इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कागजात पर भी एतराज़ात आ गए। तो आप कोई ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से फील करते हैं कोई ख़तरा हो सकता है? जी देखिए, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। एक पहले कागजात आपने सबमिट करने हैं, फिर उस पर स्क्रूटनी होनी है। स्क्रूटनी में हर एक का मामला जो इंडिविजुअल है वो देखा जाता है, और उनके हर एंगल से उसको परखा जाता है। तो कोई अगर इतराज़ात आ जाते हैं फर्ज कीजिए, तो वो उसका जवाब दिया जाता है। और फर्ज कीजिए इतराज़ात बाकी रहते हैं और कोई अगर रिजेक्ट हो जाते हैं किसी के, तो फिर आगे ट्रिब्यूनल में जाएंगे और मुख्तलिफ मराइल से उसको उनको मौका मिलता है कि वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो एक ये प्रोसेस है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा साफ शफाफ हो भी रहा है और होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ किसी को शिकायत का मौका मिलेगा नहीं जो इस अंदाज से हो रहा है। ऑनरेबल रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो बड़ी एहतियात से, हमने तो अपना तजर्बा ये किया हमारे इलाके में, वो पूरा तवज्जो से इन पे फैसले कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही तो बात आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरी तवज्जो से क्यों नहीं पेपर कंप्लीट किए जाते, ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन की कंडीशन है कि तायद कुनंदा, तस्दीक कुनंदा भी वोटर होना चाहिए, उसी हल्के से होना चाहिए, तो ये क्यों फिर इस तरह के लैप्स छोड़े जाते हैं?
बस ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तवज्जो करनी चाहिए, तवज्जो करके पूरा माइन्यूटली उस पर गौर करना चाहिए। और इस किस्म की अगर कोई गलतियां हैं तो वो तो क्योंकि एक वो गलतियां जो इस किस्म की है ना, वो तो फिर उनका काम है, आरओज वगैरह चेक करते हैं और वो देखते हैं कि कोई एतराज़ात जो, क्योंकि इस तरह का एतराज़ तो फिर वो बता दिया जाता है, अगर ठीक कोई कर ले तो वक्त पे ठीक भी किया जा सकता है। और फिर भी अगर कोई रहता है कोई वजूहात, कुछ ये वजह भी हुई ना कि हल्के चेंज हुए, आप देखिए कि हल्के बड़ी मुख्तलिफ हल्के आखिरी वक्तों में चेंज हो गए, तो ये पता भी नहीं था कि किस हल्के का कौन वोटर है। इस किस्म की भी कोई मुश्किलात हुई हैं आखिरी वक्त पे ना। हमारे कराची के भी मैं ये देख रहा था कि मुख्तलिफ हल्के, इसी तरह तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे अपने इलाकों में, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं कि 2 बार चेंज हुए, पहले एक बार हल्का चेंज हुआ, फिर अभी आखिरी दिनों में हल्का चेंज हुआ। तो अब ये पता ही नहीं कि कौन सा वोटर किस जगह था और वो इस हल्के किस पर्टिकुलर हल्के में आता है, ये भी रीजन हुए हैं। खोसा साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात पर भी एतराज़ात आए। तोशा खाना वाला केस जो है उसमें सज़ा मुअत्तली हुई है, नाअहली तो बरकरार है, लेकिन मुतलका अथॉरिटीज़ ने फैसला करना है। जब नाअहली बरकरार है तो फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पीटीआई ये कैसे फिर कह सकते हैं कि जी वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? जी पराचा साहब, मैं क्योंकि खुद इस केस में वकील हूँ, ये आप एक उसके पस मंजर में जाना पड़ेगा। इस केस में जो सजा हुई 3 साल की मोहतरम इमरान खान साहब को, वो हुमायूं दिलावर जज साहब ने दी, जो कि एक दिन में 5 दफा केस कॉल किया उन्होंने, डिफेंस का राइट स्ट्रक ऑफ करके शाम के लेट रात के पहर में सजा दे दी, एक ही दिन में ट्रायल चलाकर सजा दे दी और उसके बाद छुट्टी पे बाहर चले गए, जो कि उनकी छुट्टी बनती भी नहीं थी। एक प्रमोशन पढ़ने के कोर्स पे जो उनका नहीं बनता था, बाहर चले गए। शहबाज खोसा साहब, ये आर्गुमेंट्स पहले हुए, अभी चूंकि आप खुद वकील हैं, आप सीनियर लॉयर हैं, नाअहली है या नहीं है? नाअहली तो मौजूद है। मैं आपको उसका पस मंजर बता रहा हूँ। इसी के फौरन 3 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन, जो कि एक अनफॉर्चुनेटली जानिबदार इदारे का रोल प्ले कर रही है, उसने एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया। ठीक है। और जिसकी वजह से इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई से उनको हटना पड़ा और गौहर साहब चेयरमैन बने। अब इसी सजा को हमने चैलेंज किया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 426 के अंदर हमारी सजा ये थी कि ये सजा जो है ये बड़े गलत तरीके से ये केस चलाया गया और ये सजा बड़े गलत तरीके से जल्दबाजी में और कानून के तकाजे पूरे ना करते हुए दी गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे से इत्तेफाक किया और 426 के अंदर चेयरमैन पीटीआई की ना सिर्फ सेंटेंस को सस्पेंड किया, बल्कि हुमायूं दिलावर जज साहब को शो कॉज नोटिस भी दिया गया कि उन्होंने ये केस इस तरीके से। मैं खोसा साहब यही तो जानना चाह रहा हूं कि जो फैसला आया था उसमें सिर्फ सजा सस्पेंडेड थी, नाअहली तो सस्पेंड नहीं हुई ना। ऐसा ही हुआ कि उसमें नाअहली रह गई, मगर जब अदालत, फाजिल अदालत ने जज को भी शो कॉज कर दिया, तो उसमें हमारी इस्तदा अदालत से ये थी कि वो नाअहली वाले पार्ट को, मतलब ऑर्डर को भी सस्पेंड कर दे, जो कानून में उसकी इजाजत है। वो ना हुई, वो नाअहली सस्पेंड ना हुई, वो नहीं हुई। इस पे हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और कल मेरी सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा थी कि ये इलेक्शन से पहले इस केस को टेकअप कर लिया जाए। उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये आज के लिए बताना था कि किस दिन रखना है इसको, मगर आज क्योंकि कोर्ट बैठी नहीं है तो ये अनकरीब ये केस टेकअप हो जाएगा। इसके अलावा हमने लाहौर में जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, जिसकी बेसिस पर नाअहल किया गया विदाउट हियरिंग चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान को, फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई को, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। ये दोनों पिटिशंस किसी वक्त भी टेकअप हो जाएंगे। चले फिर जब फैसला आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे। फिलहाल आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नाअहली अभी तक मौजूद है, जब तक लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो ख़त्म नहीं होती, सस्पेंड नहीं होती। इधर रुकिएगा नादिर गबोल साहब,
आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पेपर भी लाहौर में वो एतराज़ लग गए, उस पर फैसला मुतलका अथॉरिटी ने करना है, लेकिन चूंकि बानी चेयरमैन पीटीआई के पेपर्स पे लग गए एतराज़ात, मरीम नवाज शरीफ साहबा के पेपर पे एतराज़ लग गए, आपके चेयरमैन पे लगे, तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका आप मुतालबा करते रहे। नहीं, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं था जिसका हम मुतालबा कर रहे थे, मगर अच्छी बात है, इससे साफ जाहिर होता है कि चेयरमैन बिलावल साहब से उनके मुखालफिन बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जो एक खुदा न खास्ता पे एक तंज मारा जाता था पीपल्स पार्टी के ऊपर कि हम सिर्फ सिंध की जमात के तौर पे महदूद हो गए हैं, जब बिलावल साहब ने इरादा बना लिया अपना कि वो लाहौर से अपने नाना और अपनी वालदा के सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो फिर मुखालफिन के सारे जो मुंह थे और ताने थे वो सारे बंद हो गए, और उन्होंने ये एक चीप और लो बिलो द बेल्ट हरकत की कि क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू रिसेंटली दिया था जिसमें उन्होंने बताया था टेक्निकलिटी बेसिकली कि 4 PK और 3 PK, तो हम तो इस चीज को बिल्कुल वेलकम करते हैं। इस आवाम के पास जाएंगे, आवाम को बताएंगे देखो भाई हमारे मुखालफिन इतने डर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने अपना 10 पॉइंट एजेंडा, आपको पता होगा, वो कल अनाउंस किया है, जो पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जिसमें बिलावल साहब ने फोकस गुर्बत को मिटाने पे, महंगाई को मिटाने पे और बेरोजगारी को मिटाने पे किया है, और यूथ के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए, बिजली की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए, हेल्थ केयर के ऊपर ये सारे जो पॉइंट्स पेश किए हैं, तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि तो आपने कहा कि एतराज़ात इसलिए लगा रहे हैं मुखालफिन के पॉपुलैरिटी है, तो क्या लाहौर में वाकई पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीतने जा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, हारने के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, और नीयत हमारी और पूरी पार्टी की यही है कि बिलावल साहब का एक जबरदस्त कैंपेन वहां पे रन करे। बल्कि कल एक निजी टीवी चैनल पे एक जिसको बोलते हैं ना अनबायस्ड ग्राउंड पे एक रिपोर्टर ने सर्वे भी किया था, और स्पेशली खवातीन और यंगस्टर्स जो हैं वो बिलावल साहब को बहुत ज्यादा वेलकम कर रहे हैं लाहौर के अंदर, और उन्होंने इरादा बनाया है कि इंशाल्लाह बिलावल साहब के लिए वो भरपूर तादाद में निकलेंगे और वोट करेंगे। बाकी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा हम कर रहे हैं अगर वो मिलता है तो उस चीज पे डिपेंड करेगा। इलेक्शन के दिन तक देखें किसी को नहीं पता होता, मेरा भी ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन के दिन तक किसी को पता नहीं होता, क्योंकि लोगों ने वोट देने हैं और लोगों की मर्जी, जिसको मर्जी वोट दें। इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साइफर केस की कार्रवाई आज रुक गई, हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, पीटीआई बड़ी खुश है, लेकिन 11 जनवरी के बाद तो केस तो चलना है, और साथ साथ तोशाखाना केस में भी इंडाइटमेंट 4 जनवरी के लिए फिक्स की गई है। चूंकि खोसा साहब यही केसेस डील कर रहे हैं, वो लकीली आज हमारे साथ हैं, तो मैं उन्हीं पे ये सवाल छोड़ता हूं। लेकिन नाजरीन, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज खान खोसा साहब, मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक से पहले कि ये साइफर वाली कार्रवाई रुक गई, लेकिन फिर दूसरे हफ्ते में जनवरी में ये आगे बढ़ेगी। इसी साइफर केस में जमानत हुई मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की और बानी चेयरमैन पीटीआई की। आज भी जब उन्हें अदालत में इसी साइफर 9 मई के हवाले से उनको पेश किया गया, तो उनको रिमांड नहीं दिया अदालत ने, शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। ये आप समझते हैं कोई रिलीफ है आपके लिए? इससे पहले मैं अपनी बात जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो कंप्लीट कर दूं। मेरी नजर में और हमारी पीटीआई की नजर में चेयरमैन इमरान खान नाअहल नहीं है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, बात यह है कि साइफर केस जो है, इसको भी अगर आप देखिएगा तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद साहब की बेल लेते हुए बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस दी, और इस पर जो अथर मनीला साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अथर मनीला साहब का जो नोट है, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको नजर आता है कि वो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इन कवानीन को पॉलिटिकल रास्ते में रुकावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, और इलेक्शन जो है वो फ्रीली और फेयरली लड़ने देना चाहिए। जिस तरह नादिर गबोल साहब ने अभी बोला कि किसी को टेक्निकल नॉकआउट उस पर नहीं करना चाहिए। इलेक्शन जो है अवाम में मकबूलियत के लिए अवाम के पास बंदा अपने आप को सबमिट करता है, और उस पर अवाम बेहतर जज है कि क्या मैं इसको अपना चाहूंगा या नहीं, कि ये मेरे लिए अपने असेंबली में जाकर फैसले करे। और इस तरीके के केसेस से जिनका बजायर ना कोई
एक साइफर लहराने से किस स्टेट को फायदा पहुंचा, किसी एनिमी स्टेट को को क्या नुकसान पहुंचा, आपने एक पूरी हुकूमत गिरा दी। नहीं, लेकिन अगर इस केस में कुछ नहीं है तो कार्रवाई रुकने पे फिर आज खुशी क्यों हो रही है? इसलिए कि एक दिन में ट्रायल कोर्ट, जो कि जिनको हुमायूं दिलावर 2 कोर्ट कहा जा रहा है, उस कोर्ट ने 22 गवाहों को एक दिन में तलब कर लिया और उनकी एक दिन में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा दी और रात के 9 बजे तक ये ट्रायल मुसलसल चलता रहा। अब यही काम पीटीआई के साथ जो हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ हुआ है और पीएमएलएन के साथ भी हुआ हुआ है। इनको भी चाहिए कि इस चीज पर नहीं, जब इनके साथ हो रहा था तो माशाल्लाह पीटीआई बड़ी खुशियां मनाती थी सरदार साहब। सर देखें, अगर साइफर केस जिसको इतनी बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया बेल लेते हुए, उसके अंदर अगर एक जज साहब जो हैं वो हुमायूं दिलावर 2 का रोल प्ले करते हुए उनको सजा दे दें, तो क्या इससे इंसाफ के तकाजे मीट होंगे या क्या इससे इलेक्शन की शफाफियत जो है उस पर दाग नहीं आएगा? पीटीआई इसलिए खुश है कि पीटीआई को एक ओपन ट्रायल की भी उन्होंने दरखास्त दी हुई है, वो भी उसका भी तब तक फैसला आ जाएगा। ये ट्रायल खुल के सबके सामने करें और इसको जिस तरीके से एक ट्रायल किया जाता है, हम ये नहीं कहते कि आप इस ट्रायल को डिले करें, हम चाहते हैं कि इस ट्रायल का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। चलें, इधर रुकिएगा नादिर गबोल साहब। एक तरफ तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की, यानी आपकी पार्टी चाहती है लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको, दूसरी तरफ फिर इस तरह के केसेस जैसे खोसा साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई जान नहीं है, आप कहते हैं कि इन केसेस को परसू किया जाए। फिर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक ही मुतालबा रहा है कि वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंटी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो अगर उस लाइट में अगर आप देखें इस इशू को, तो पूरी दुनिया का जो एक सबसे बड़ा जमहूरियत है, जहाँ पे जुडिशरी भी काफी हद तक आजाद है और अनबायस्ड है, वहां का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जिसने कांग्रेस के ऊपर अटैक इंसाइट किया था, वायलेंस इंसाइट किया था, उसके साथ क्या हुआ है? उसको भी नाअहल कर दिया है, वो भी सजाएं भुगत रहा है वहां पे और इलेक्शन नहीं लड़ सक रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर फिर जहाँ पे इमरान खान जो बानी पीटीआई है, वो खुद जब एग्जाम्पल्स देते थे वेस्ट का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, वेस्ट की डेमोक्रेसीज का, वेस्ट की सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, तो फिर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस चीज को मानने के? 9 मई को जब उन्होंने और उनकी पार्टी वालों ने, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इनके काफी सारे एमएनए के लीडरान के सीनियर जो इनके साथ लेफ्ट राइट होते थे, वो जब वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं, मॉब को इंसाइट कर रहे हैं, तो उसकी फिर सजा भी भुगतनी होगी ना। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि वही निजाम हो जो वेस्ट में हो, तो फिर स्टैंडर्ड्स भी आप अपने फिर हिपोक्रेसी को दूर करें, अपने डबल स्टैंडर्ड्स को दूर करें। और बाकी अगर सरदार खोसा साहब फरमा रहे हैं और भी आई एम श्योर उनके जो अभी नए जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो भी एक बैरिस्टर है, आई एम श्योर सारे काबिल लॉयर्स हैं, तो ये अपना केस लड़े, अदालत के सामने रखें। और काजी फायद ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आई एम श्योर वो अदल पे और एविडेंस बेस्ड ही अपना फैसला करेंगे। इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ को कंसीडर नहीं किया, लेकिन देखे ना, उनको रिलीफ तो मिला साइफर केस में। अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो नोट्स हैं उनकी बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, उनके रिमार्क्स की बात कर रहे थे, तो अदालत तो फैसला दे रही है। लेकिन आपने चूंकि 9 मई की बात की, मैं खोसा साहब से ज़रा दोबारा ये टेक्निकल लीगल पॉइंट लेना चाह रहा हूँ कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई वाले दिन वो कराची में थे और उस वक्त भी पता चला, अब भी बार बार ये प्ली किया जा रहा है। लेकिन खोसा साहब, जिन लोगों की वीडियो और ऑडियोज हैं जिनकी तरफ सरदार नबील गबोल साहब इशारा कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह बरकरार हैं। आप लोग तो चाहते हैं कि उनका भी ट्रायल ना हो। सर पराचा साहब, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि उन लोगों का ट्रायल ना हो। हम चाहते हैं कि एक फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। मैं गबोल साहब को करेक्ट करता जाऊं, गबोल साहब जो एग्जांपल दे रहे थे यूएस का, तो वहां पर पार्लियामेंट को अटैक किया गया था और हमारे साथ ही एक जमात है जिसने यहाँ पे अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट को भी अटैक किया, तो उनको तो गद्दारी के और इस तरह के मुकदमों में नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो बात ये है कि ये जिसने भी किया है इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होना जरूरी है। 9 मई में जहां पर जो पाक फौज की इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया गया, पाक फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान की फौज है,
हर पाकिस्तानी का दिल पाक फौजियों के दिल के साथ धड़कता है। हम इनके साथ हर जगह शाना सरदार साहब, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की गई, यानी फिर भी और जिन एलिमेंट्स ने शोहदा की यादगार को नुकसान पहुंचाया उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर इसी आड़ में इस केस को इस्तेमाल करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी की राइट टू डाइसेंट या उसकी आवाज को नहीं रोकना चाहिए। उसको बहाना बनाकर, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, उनको इस्लामाबाद की FIR में डाल देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? इससे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी मजबूती आएगी? कौन से मुल्क की मजबूती आएगी? गबोल साहब से मेरी गुजारिश होगी कि ये हम सब सियासी लोग हैं, शेख साहब भी बहुत पुरानी फैमिली हैं और पाकिस्तान की बकाम में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ये बिजनेस फैमिली हैं। हम एक दूसरे पे कब तक इस तरीके से इल्जामात लगाते रहेंगे? और इस तरीके के घिनौने इल्जामात लगाकर अगर आप एक जमात की आवाज बंद कर दें और आप ये सोचें कि इसके कारकुन 9 मई के थ्रू अंदर हो जाएंगे, तो आज मुझे फैसला है तो कल 9 मई आपके खिलाफ भी होगा भाई दोबारा, और फिर दोबारा जिस तरह मैं इस वक्त अदालत से आ रहा हूँ। चलें इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। मैं जरा गबोल साहब की राय ले लूँ। गबोल साहब, ये भी खैर फैक्ट है कि ना पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग ने कभी फौज पर इस तरह हमले किए जैसे 9 मई को किए गए, लेकिन PTI वाले तो खुद कह रहे हैं ना कि जो मुलव्वस हैं उन्हें सजा दी जाए, सारी पार्टी को तो इम्प्लीकेट ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल पूरी पार्टी को तो नहीं कर रहे ना। अब इनके पार्टी के अंदर सिर्फ इनके जो बानी थे वो तो सिर्फ नहीं थे। अब जैसे खुद खोसा साहब हैं, गौहर साहब हैं, ये आज़ाद घूम रहे क्योंकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं कि इन्होंने उस 9 मई की तबाही में या आर्मी के खिलाफ लोगों को उकसाने में हिस्सा लिया था। अगर कोई और भी ऐसे लीडरान जिनके खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं, उन सबको उठाया जा रहा है। और जो शरीय अफरीदी साहब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई थी वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी मैं बिल्कुल इस चीज की हिमायत करता हूं कि ब्लैंकेटेड कोई बैन नहीं होना चाहिए PTI के ऊपर, और पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का भी यही रिक्वायरमेंट है। यही रिक्वायरमेंट है। बहुत शुक्रिया जनाब नादिर गबोल साहब, आपने वक्त दिया। सरदार शहबाज खान खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, आपका शुक्रिया। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।